A very warm welcome to all of you. My name is Anchal Tyagi and this is my YouTube channel. तो आज हम शुरुआत करेंगे पार्ट 2 की, दैट इज ऑफ यूनिट 1 BSOG BSOG 173, राइट. इसकी यूनिट का नाम है अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट, राइट. तो इससे पहले एक पार्ट 1 ऑलरेडी पोस्टेड है, आप इसकी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और भी बहुत सारा कंटेंट आपको मेरे चैनल पे मिल सकता है. Do give them a watch and for this particular session I would recommend कि आप पार्ट 1 जरूर देख लेना क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, वो आपका पूरा फाउंडेशन तैयार करने वाला है. I basically provide best interactive and explanative sessions and if you find them helpful you can like, subscribe and share the channel. For the PDFs, notes and all the stuff आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. डाउट्स हो तो डाउट फॉर्म में आप डाल सकते हैं, अबाउट सेक्शन से ले लेना. डाउट फॉर्म का लिंक वहां पे अटैच्ड है. आप मेरे को अपने डाउट्स या क्वेरीज कोई भी हो कमेंट में, मेल में फ्रीली आप डाल सकते हो. आई ऑलवेज एनकरेज एंड वेलकम देम. ऑल्सो आपको सारे अटैच्ड लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो जब भी आप मेरा चैनल पे कोई भी सेशन देखें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें फॉर द अटैच्ड सोर्सेज और मटेरियल, राइट. सो आज का हमारा जो कंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसमें आपका बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मतलब एक बहुत ही सही सा टॉपिक है. तो इसमें हम बेसिकली करेंगे डेवलपमेंट का जो है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. आज हमारा जो फोकस है तो है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट का. डेवलपमेंट को समझने के लिए उसका जो मीनिंग वाला जो पोर्शन है वो देखेंगे. इसके बाद जो पार्ट आएगा वो डेफिनेशंस होगा एंड एक और पार्ट आएगा. बेसिकली इस पूरे यूनिट के लिए 4 पार्ट्स हैं और फिर 4 to 5 पार्ट्स हैं, फिर अपना यूनिट हो जाएगा. आई वुड, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाले हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए कि आई वुड बी लाइक ट्राइंग टू पोस्ट कंप्लीट यूनिट टुडे इटसेल्फ, जिस दिन मैं ये पोस्ट करने वाली हूँ. बाकी जो इसको एग्जाम के बाद जो बच्चे देखेंगे उनके लिए तो आप आराम से देख सकते हैं, राइट. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एंड सी व्हाट ऑल इज देयर. सो ये पर्टिकुलर सेशन में आपको जो है डेवलपमेंट को समझाने के लिए आपको बताया जाएगा कि वेरियस थ्योरिस्ट और एक जो पर्सनालिटी वाले जो लोग थे जो इस पर्टिकुलर फील्ड में थे उन्होंने क्या अपना बेसिकली वर्क प्रोड्यूस करा, उनके क्या बेसिकली इन्वेंशंस थे, उनकी क्या थ्योरीज थी, उनकी क्या डेफिनेशंस थे, उनका व्यू पॉइंट क्या था डेवलपमेंट को लेके. ठीक है. तो इनिशियली हम देखते हैं हमेशा से ही डेवलपमेंट को जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ लिंक किया जाता है. इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि आपके जो देश है, नेशन स्टेट है, वहां की इकोनॉमी का जो एक जीडीपी ग्रोथ हो गया या फिर बेसिकली वो इन्फ्लेशन, डिमांड एंड सप्लाई. तो इकोनॉमिक्स के सेंस में हमेशा से डेवलपमेंट को समझा गया है. ठीक है. सो आप देखोगे जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट एज इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हम इसको इकोनॉमिक ग्रोथ के टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं तो ये एक बहुत ही इंक्लूसिव फिनोमिना है. इंक्लूसिव मतलब होता है इसके अंदर आपको बहुत सारे डायमेंशंस कवर होते हुए दिखेंगे विथ क्वालिटेटिव कॉन्सिक्वेंसेस. ये भले ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इसके अंदर आपको जीडीपी वगैरह बहुत कुछ मिलेगा, यहाँ पर इसके जो इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे वो क्वालिटेटिव होंगे. बिकॉज आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है किसी भी राष्ट्र की, किसी भी जगह की, वो इम्पैक्ट करती है वहां की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ को या डोमेन्स को. सो when we consider development to be a economic growth, जब हम डेवलपमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ के नजरिए से देखते हैं तो उसका जो असर होता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो क्वालिटेटिव नेचर का होता है. क्वालिटेटिव नेचर का इसीलिए होता है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो उसका असर, उसका जो इम्पैक्ट होगा आपको ग्राउंड लेवल पे सोशल और पॉलिटिकल स्फेयर्स में भी देखने को मिलेगा. ना कि सिर्फ आपकी इनकम इंक्रीज होगी, ना कि सिर्फ आपके देश की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, कंजम्पशन इंक्रीज होगी, बल्कि आपके देश का सोशल एंड पॉलिटिकल स्फेयर में भी आपको बदलाव आते हुए दिखेगा. ठीक है.
इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है माना गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ग्रोथ ड्यू टू structural changes in production and employment which qualitative in nature. ये कहा जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपके उस पर्टिकुलर नेशन की स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस से आपका मतलब है, आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स के सेंस में हमारा जो अर्थ बेसिकली जो इकोनॉमी होती है, जो अपना देश की इकोनॉमी होती है, उसको हम 3 भागों में बांटते हैं जनरली। और भी होते हैं पर वो अभी आपके लिए काम का नहीं है। एक तो होता है आपका ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, एक तो प्राइमरी में आपका एग्रीकल्चर आ जाएगा, सेकेंडरी में आपका मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा, इंडस्ट्रीज वगैरह। एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी, मिल्क, डेयरी और ये सारा आ जाएगा। और टर्शरी के अंदर आप सर्विसेज देते हैं, यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपके में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है तो आप उसको देख पाते हो स्ट्रक्चरल चेंजेस के थ्रू, क्योंकि ये तीनों सेक्टर्स आपके देश को एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा प्रोवाइड करते हैं। इट बेसिकली गिव्स योर नेशंस इकोनॉमी, सोशल स्ट्रक्चर, अब बेसिकली फाउंडेशन, अ कोर। ओके, ये आपके पूरे हर डोमेन को एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देते हैं। जब आपके देश के अंदर आपको दिखेगा कि लोग एग्रीकल्चर को छोड़कर, एग्रीकल्चर में लोग कम से कम हो गए हैं और वो ही लोग इंडस्ट्री एरिया में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में अच्छे ऑफिशियल पोस्ट पे जा रहे हैं, तो तब आपके जो देश है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ चलता है, क्योंकि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चरल चेंज, क्योंकि आपकी यहाँ पे प्रोडक्शन का जो तरीका है वो चेंज होता हुआ दिखेगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती दिखेगी बाकी क्षेत्रों में, और इसकी वजह से आपकी सोसाइटी के अंदर एक क्वालिटेटिव चेंज आता हुआ दिखेगा। ठीक है, ऐसे आप देखोगे कि बहुत सारे ना डेवलप्ड नेशन होते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, या आप देख लीजिए बहुत और भी देश होते हैं। तो इनमें आपको क्या देखने को मिलता है, ये इनको जो डेवलप्ड देश माने जाते हैं, जो पूरे के पूरे विकसित देश माने जाते हैं, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है वहां पर उनकी मेजर पॉपुलेशन जो है ना वो टर्शरी सेक्टर में या फिर सर्विस वाले सेक्टर में होती है, या सेकेंडरी सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं। वो ज्यादातर अपना जो एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस होता है, अपना जो खाने पीने का सामान होता है, वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। मेजर लोग वहां पे हाई क्लास प्रोफाइल वाले जॉब्स करते हैं, बहुत ही कम लोग वहां पे जो है एग्रीकल्चर करते हैं। अगर करते भी तो है तो उनके पास पूरी की पूरी मशीनरी वगैरह होती है। ठीक है, तो ये वाले जो देश होते हैं ना, जो डेवलप्ड देश होते हैं, उनका स्ट्रक्चरल चेंज जो होता है ना वो बदल चुका होता है। उनका स्ट्रक्चरल, उनके वहां पे उन्होंने स्ट्रक्चरल चेंज देख लिया होता है। अब जैसे हमारे यहाँ पे डेवलपिंग, इंडिया को डेवलपिंग नेशन माना जाता है, तो डेवलपिंग मतलब अभी हम विकसित नहीं हुए हैं, हम पूरे अभी प्रोसेस के अंदर हैं। तो आपको यहाँ पर शिफ्ट देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, शिफ्ट, कि लोग एग्रीकल्चर से धीरे धीरे करके दूसरे स्फेयर्स के अंदर जा रहे हैं। तो ये भी स्ट्रक्चरल चेंज का एक पार्ट है और ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, सो ये था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। अभी हम और भी देखते हैं और भी हमारे पास क्या क्या पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट मैंने आपको समझाया उसी को हम पढ़ने वाले हैं। सो डेवलपिंग इकोनॉमीज जो होती हैं होल्ड्स इंक्रीजिंग शेयर इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, नेशनल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड रिलेटिव डिक्रीज्ड शेयर इन एग्रीकल्चरल प्राइमरी सेक्टर। जब आपका देश डेवलपिंग इकोनॉमी या विकसित होते हुए वाले प्रोसेस में होता है, तब आप देखते हो वहां पे इंक्रीज देखा जाता है और डिक्रीज देखा जाता है। इंक्रीज देखा जाता है कि आपके वहां पे अब इंडस्ट्रियल
सेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहां पे और इस्टेब्लिश हो रही है। आपका जो देश का नेशनल आउटपुट है, जो आप गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहा है। वहां पर लोगों को धीरे धीरे करके रोजगार मिलता जा रहा है, कुछ सेक्टर्स में और इंक्रीज हो रहा है। ये चीजें यहाँ पे जब आप डेवलपिंग इकोनॉमी में होंगे तो आपके यहाँ पे चीजें इंक्रीज होंगी, और डिक्रीज होएगा आपका शेयर, आपका जो परसेंटेज है एग्रीकल्चर या फिर प्राइमरी सेक्टर के अंदर। लोग कम से कम एग्रीकल्चर में जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा दूसरे सेक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व होंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन प्रिवेल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक पॉइंट आपको समझना, बहुत बारी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ होती हुई दिखती है पर वो असलियत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत सारे होलिस्टिक पैटर्न्स आपको नोटिस करने होते हैं, और उसका एक छोटा सा पार्ट, एक माइनर पोर्शन इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट यू वुड बी एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये हो गया अब तक का पॉइंट। अब देखते हैं आगे कि डेवलपमेंट इज दस इम्प्रूविंग। डेवलपमेंट का ना, ये भी हमने जो पिछली स्लाइड में देखा था वो था इकोनॉमिक्स के सेंस में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से। पर डेवलपमेंट इज दस, डेवलपमेंट का रियल फोकस जो होता है वो होता है कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को आगे बढ़ाए। बेसिकली आप जब बात करते हैं डेवलपमेंट की तो आपका सारा फोकस होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ, डेवलपमेंट thus improves quality of life of poor strata of society। strata मतलब सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वो गरीब सेक्शन या वो सेक्शन जिसके पास एक अच्छी लिविंग कंडीशन नहीं है, उनकी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको और इंक्रीज करना। सी, डेवलपमेंट का डेवलपमेंट ये नहीं होता कि आप कितने सालों तक जिए, आप 100 सालों तक जिए भाई, आप 105 तक जिए, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि अगर आप सिर्फ 40 साल तक भी जिए, 50 से 60 साल तक भी जिए, पर आपकी जो लाइफ थी ना उसके अंदर आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी ना, अब वो अच्छी रही, आप बिना बीमारियों के जिए, एक अच्छी लाइफ थी आपकी, एक वेल सेटल्ड आपकी सोसाइटी में आप रहते थे, आपके पास अच्छा खाने को था, अच्छा पहनने को था। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करना ही डेवलपमेंट का मेन मोटिव है, कि खासकर डेवलपमेंट को ज्यादातर हमें फोकस करना चाहिए उन लोगों के पास जिनके पास नहीं होता है, राइट। जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, जो अच्छा खासा कमा रहा होगा, वो एक टाइम पे अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को शिफ्ट कर देता है ना। कोई अच्छी पोस्ट पे लग जाता है, उसकी पूरी की पूरी लाइफ बदल जाती है ना। अब उसके पास क्लोथ भी आ गए, कपड़े भी, मतलब खाना भी आ गया, रहने का अच्छा घर भी आ गया, एनवायरमेंट सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। आपको डेवलपमेंट जब आप बात करते हो तो आपको उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करने पे ज्यादा फोकस होना चाहिए जो उन चीजों से अभी डिप्राइव्ड है। पुअर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी को आपको और इम्प्रूव करना चाहिए, सो दैट वी कुड अचीव अ इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू अचीव दैट टारगेट, बट ऑब्वियसली डेवलपमेंट का टारगेट वही है, ठीक है। टू मेक देम बी ऑन सेम लेवल टू दैट ऑफ मॉडर्नाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हमारी सोसाइटी, हमारे समाज के अंदर सबको पता है, इस फैक्ट को कोई भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते या फिर डिनाई नहीं कर सकते, राइट, कि हमारी सोसाइटी के अंदर आज तक भी स्ट्रैटा वाइज, सेक्शन वाइज आपको देखने को मिलेगा काम बटे हुए हैं। जो पहले चलता था अभी भी वो प्रिवेल करता है बहुत सारे इलाकों में। ग्राउंड रियलिटी तो यही है। तो डेवलपमेंट का फोकस ये रहता है कि उन लोगों को भी एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, और वो धीरे धीरे, चाहे वो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस होगा, क्योंकि डेवलपमेंट कभी भी ना एकदम से नहीं होती है, उसको स्लो ही जाना पड़ता है, ग्रेजुअल चेंजेस ही लाने पड़ते हैं। आप एकदम से पूरी की पूरी डेवलपमेंट पे अचीव नहीं कर सकते, स्लो एंड ग्रेजुअल स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो आपको सेम लेवल पे उन लोगों को भी उसी लेवल पे लेके आना होगा, उसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। इट कैन बी अचीव्ड बाय इम्प्रूविंग देयर हेल्थ। और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे अचीव होगी, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे
अचीव होगी, तो ये होगा कुछ इन फैक्टर्स के थ्रू। आप उनकी हेल्थ के ऊपर फोकस करोगे, उनकी एजुकेशन के ऊपर फोकस करोगे, उनकी इनकम लेवल के ऊपर फोकस करोगे, ठीक है। डेवलपमेंट इज मोर देन इकोनॉमिक ग्रोथ। डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ से कुछ आगे है, कुछ और है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इट्स मल्टी डायमेंशनल, इंक्लूसिव इन नेचर। डेवलपमेंट अपने आप में बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस को इन्वॉल्व इंक्लूडेड रखता है और ये इंक्लूसिव है। ये हर एक जगह पे आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ डेवलपमेंट इकोनॉमिक या फाइनेंशियल स्पेस तक नहीं है, उससे बहुत आगे है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स रैशनलाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन एंड रीओरिएंटेशन। रैशनलाइजेशन मतलब आपके रैशनल थॉट प्रोसेस, रैशनल फंक्शनिंग, लॉजिकल एक तरीके से सेंस में जब आप चलते हो, डेवलपमेंट के अंदर आपको लॉजिक को यूज करना पड़ता है। रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, बहुत सारी जगहों को आपको दोबारा से शेपिंग देना पड़ेगा। रीओरिएंटेशन मतलब उनको एक तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन के साथ ही चलेगा कि आपको उनका जो ऑब्जेक्टिव है, उनका जो एम है, वो चेंज करना पड़ेगा विद टाइम एंड विद नीड। ओके, आपको कंप्लीट सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ये तीन चीजें लेके आनी पड़ेगी: रैशनलाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन एंड रीओरिएंटेशन, जिससे कि आप एक जस्ट मतलब एक बिल्कुल सही, एक जो बिल्कुल ही प्रोपोर्शनेट हिसाब से चलता है, जो सही होता है एंड डेमोक्रेटिक स्फेयर को बनाने के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक और जो पर्सपेक्टिव माना जाता है कि डेवलपमेंट इज नॉर्मेटिव। डेवलपमेंट नॉर्मेटिव मतलब कि वो ओरिजिनेट करता है फ्रॉम सर्टेन नॉर्म्स। मतलब कि डेवलपमेंट अपने आप में एक नॉर्म बेस्ड प्रोसेस है। नॉर्म मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। नॉर्म बेस्ड प्रोसेस माना जाएगा क्योंकि आप अपने एक पूरा स्ट्रैटेजी के हिसाब से, अपने रूल्स के, अपने टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से डेवलपमेंट को लेके आ सकते हो। अब हम देखेंगे कि कुछ ना थ्योरिस्ट थे, कुछ ग्रेट पर्सनालिटीज रही हैं इस डोमेन में, जिन्होंने अपनी कुछ बातें आगे रखी और उससे क्या असर हुआ, वो सब कुछ हम देखते हैं, ठीक है। तो एक है ड्यूडले सीयर्स, जो कि फाउंडिंग फादर थे डेवलपमेंट के, इन्होंने ये चीज स्टार्ट करी थी। तो अकॉर्डिंग टू हिम, डेवलपमेंट होल्ड्स अ कोहेरेंट ऑब्जेक्टिव। ड्यूडले के हिसाब से डेवलपमेंट के अपने आप में एक कोहेरेंट मतलब एक लॉजिकल ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे चलता है। डेवलपमेंट एक रीजनेबल, एक लॉजिकल, एक रैशनल बेसिस या ऑब्जेक्टिव के ऊपर चलता है, दैट इज रियलाइजेशन ऑफ द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। इसका जो लॉजिकल ऑब्जेक्टिव है, जो उसका बेसिस है कि किस मुद्दे या किस बेसिस आधार पर डेवलपमेंट काम करता है, तो वो ये है कि डेवलपमेंट का मेन मकसद है, मेन ऑब्जेक्टिव है टू रियलाइज वंस पोटेंशियल। अपने ह्यूमन पर्सनालिटी का जो मेन क्षमता है, आपकी जो मेन पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, उसको रियलाइज करवाना, उसके ऊपर काम करना। Dudley challenged the notion that development is all about economic growth. Dudley ने हमेशा से चैलेंज करने की कोशिश करी, वो अगेंस्ट था कि डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ तक सीमित है। वो कहता था कि डेवलपमेंट जो है ना, वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ तक सीमित नहीं है, वो कुछ उससे आगे है। ड्यूडले हैव एम्फसाइज्ड, उसने फोकस डाला, प्रेशराइज करा, स्ट्रेस डाला ऑन 3 इंडिपेंडेंट इंडिकेटर्स। उसने कहा कि 3 इंडिपेंडेंट इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स बेसिकली हेल्प करते हैं चीजों को समझने में, नापने में, उनको कैटेगराइज करने में। तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी पे जब आप फोकस करोगे, तब जाके आप कुछ डेवलपमेंट के ट्रैक पे चलने लग जाओगे, एक इंडिविजुअल की जो पोटेंशियल है वो समझोगे। ड्यूडिले ने ये सारी बातें हमसे कही, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और जो अपने यहाँ पे अपने जो थ्योरिस्ट हमें दिखाए गए, वो थे लेसोथो फर्ग्यूसन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंसेस हो सकते हैं क्योंकि मैं भी पहली बार पढ़ रही हूँ शब्द को, ठीक है। सो इन्होंने एम्फसाइज करा, इन्होंने जोर डाला, स्ट्रेस करा ऑन ए हिस्टोरिकल एंड डीप politicizing नेचर ऑफ डेवलपमेंट। इन्होंने कहा कि
पहले हम ए हिस्टोरिकल का मतलब समझते हैं कि ए हिस्टोरिकल मतलब होता है लैक्स ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, के अपने पास्ट से हिस्ट्री का कोई इसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, इसका कोई एक तरीके से ओरिजिनेशन जो है उसका जो हिस्ट्री है उसका जो पिछला पार्ट रहा है। जैसे मेजरली हम देखते हैं बहुत सारे जो अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उनका एक बेसिकली पास्ट रहता है, वो कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट करते हैं, हिस्ट्री में उनका कोई योगदान रहता है। ठीक है। दूसरा वर्ड है डीप पॉलिटिसाइजिंग, मींस उसका डेवलपमेंट का कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। उन्होंने बेसिकली ये वाले जो अपने थ्योरिस्ट थे उन्होंने एम्फसाइज करा कि डेवलपमेंट का जो नेचर है, डेवलपमेंट की जो प्रवृत्ति है वो ए हिस्टोरिकल और डीप पॉलिटिसाइजिंग है। मतलब कि डेवलपमेंट का जो नेचर है वो हिस्ट्री से, पास्ट से कोई ताल्लुक नहीं रखता, उतना ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है। प्लस में डेवलपमेंट का कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है ना, पॉलिटी या पॉलिटिकल स्फेयर से डेवलपमेंट का ज्यादातर ताल्लुक नहीं है। ये बात इन्होंने अपने आगे रखी। ठीक है। इनका जो काम था वो सिंबल था, his work is a symbol of post development and post colonial theorist। पोस्ट डेवलपमेंट और पोस्ट कॉलोनियल मतलब क्या होता है? सी, कॉलोनियल मतलब होता है गुलाम। हमें बोला जाता है ना कि इंडिया वाज अ कॉलोनियल नेशन, कि इंडिया जो है एक टाइम पे ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा था। ठीक है। और पोस्ट मतलब होता है कॉलोनियल फेज के बाद वाला जो टाइम था, और डेवलपमेंट, पोस्ट डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट जब शुरू हुई उसके बाद वाला जो टाइम था। तो इनका जो काम था ये सिंबलाइज करते थे उन थ्योरिस्ट के काम को जो कि कॉलोनियल और डेवलपमेंट के फेज के बाद उभरे थे। उन थ्योरिस्ट के काम को ये यहाँ पर और ज्यादा निखार के दिखाने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, certain characteristics of Western perspective about the non-West should be more of ideological in basis rather than scientific। तो इन्होंने कहा कि कुछ खूबियां हैं वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के बारे में, कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव जो है ज्यादातर साइंटिफिक सोचने की या साइंटिफिक बेसिस पे नॉन वेस्ट वाले इलाके को समझने की कोशिश करता है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। तो इन्होंने कहा कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को जो नॉन वेस्ट है, यहाँ पे वेस्टर्न है कौन, जो अपने, आप देखोगे बीच में हमारे पास ग्रीनविच से एक लाइन जाती है, उसके उस तरफ वाली जो बाउंड्री के उस पार है, तो उधर है हमारे पास अमेरिका, यूरोप वगैरह के लोग आ जाते हैं। और इधर जो ईस्टर्न हिस्से में आ जाते हैं एशिया, रशिया, अफ्रीका वगैरह। तो बेसिकली ये हमें ही कह रहे हैं कि एशियन हिस्से को, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को एक आइडियोलॉजिकल बेसिस से समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि साइंटिफिक। और ये कहीं ना कहीं मिथ भी माना जाता है कि जो एशियन लोग होते हैं या फिर जो अपने इधर के ईस्टर्न साइड के जो लोग होते हैं, जब हम पूरे अर्थ को दो हिस्सों में बांटते हैं तो दो हिस्से कटते हैं, तो वेस्टर्न हिस्सा और एक ईस्टर्न हिस्सा। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये मान लीजिए अपना अर्थ है, बीच में काट दीजिए, ये वाला अपना ईस्टर्न हिस्सा आ जाएगा जिसको ये नॉन वेस्ट कह रहे हैं, और ये वाला जो अपना हिस्सा है इसको हम वेस्टर्न बोलते हैं। ठीक है। सो अब आप देखते हैं तो बेसिकली इस थ्योरिस्ट ने कहा है कि सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, वेस्टर्न लोगों, बेस्ट सी, हमेशा से वेस्टर्न थिंकर्स ज्यादा रहे हैं, है ना। वेस्टर्न जो उनकी जो थ्योरीज ये सारे उन्होंने बहुत पहले अपने जो है डेवलपमेंट्स दिखाने लग गए थे वो। ठीक है। तो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, उन्होंने कहा कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और उन्हें नॉन वेस्ट या फिर ईस्टर्न वाले हिस्सों को थोड़ा आइडियोलॉजिकल बेसिस पे, है ना, थ्योरीज और इन सारे पर्सपेक्टिव के बेसिस पे समझना चाहिए, ना कि साइंटिफिक बेसिस पे। ठीक है। ये इन्होंने बेसिकली कहा। तो ये सारे जो हमने थ्योरिस्ट देखे या फिर और भी हम देखने वाले हैं जो इसी बेसिकली जो इस डोमेन से थे, इस पूरे पर्सपेक्टिव के आसपास घूम रहे थे, जो हम नहीं भी पढ़ेंगे वो सारे भी जो इस कैटेगरी के हैं, ये सब लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेवलपमेंट को
एक बेसिकली ये सारे जो थ्योरिस्ट रहे थे इससे पहले भी जो हमने पढ़े, ये डेवलपमेंट को ना सीमित रखने की कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट ज्यादातर बेसिकली जो क्लोजली रिलेटेड है वो है नॉर्दर्न डेवलपमेंट एजेंसीज से। अगर मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूं, ये टॉपिक ना बहुत ही बेसिकली आप मान सकते हैं ट्रिकी है समझना, तो इसको आप आराम से विस्तार से समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर ये जो हमने अभी तक थ्योरिस्ट पढ़े और उनकी जो बातें समझी, ये एक एनालिसिस निकल के आया कि ये सारे जो थ्योरिस्ट थे ना, ये अपना जो फोकस रखते थे, इनका फोकस और इनकी प्रायोरिटी जो थी ना, वो नॉर्थन बेस्ड कुछ एजेंसीज थी। अगर मैं नाम लेके बताऊं तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक, आप देख सकते हैं यूएन यूनाइटेड नेशंस, आप देख सकते हैं आईएमएफ का टर्म जो रहेगा, आप देख सकते हैं नाटो, आप देख सकते हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हुई वर्ल्ड वॉर्स के बाद। वर्ल्ड वॉर के बाद ना ये सारी बहुत नॉर्दर्न बेस्ड एजेंसीज शुरू हुई, जिनका फोकस उन्होंने क्या करा, उन्होंने शिफ्ट कर दिया, उन्होंने ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस तैयार करी और उन्होंने कहा कि अब हम डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। जबकि आप देखोगे तो यही वेस्टर्न सोसाइटीज जो है ना, इन्होंने ही वर्ल्ड वॉर शुरू बेसिकली जो की गई, या फिर वर्ल्ड वॉर का हिस्सा भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इन सबने वर्ल्ड वॉर के अंदर। इंडियंस जो थे या स्पेसिफिकली इंडियन अफ्रीकन जो थे, ये सारे जो लोग थे, इनको तो इन्होंने मीडियम चूज करा था कि वो हम एज अ मीडियम थे उनके लिए, क्योंकि हमें हमसे यहाँ पे से वो सोल्जर्स और अपने ये वॉरफेयर का सामान लेके जाते थे। वेस्टर्न सोसाइटी जो रही है और एक अपना ये यूरोप रहा है, रशिया रहा है, इनके बीच की जो ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर्स रही है, ठीक है, इनके बीच की जो ये वॉर्स रही हैं, इनके बाद तुरंत बाद इन्होंने क्या करा, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर लड़ी गई ना, उसके बाद देखने को मिला कि पावर का वैक्यूम है। कुछ कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पे अब पावर, मतलब वहां पे पावर को लेने वाला कोई नहीं था, वहां के जो रूलर्स थे, किंग्स थे, वो सब टपक चुके थे, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने पावर का वैक्यूम देखा, वहां पे कमी देखी कि यहाँ पर जो है सत्ता लेने के लिए या पावर लेने के लिए लोग नहीं है। तो इन वाली जो सोसाइटीज थी, ये जो नॉर्दर्न बेस्ड एजेंसीज बनाई गई या वेस्टर्न सोसाइटीज जो रही है, इन्होंने क्या करा, ये जहां पर एक तरफ तो इन्होंने, ये मान लीजिए आप हिरोशिमा नागासाकी वर्ल्ड वॉर्स, और अपने और भी बहुत सारे हैं, ऑरेंज करके एक था कोरिया वगैरह पे शायद इन्होंने कुछ किया था, तो मतलब आप देखिए इनका शिफ्ट हुआ था बहुत तगड़ा, एकदम से इन्होंने शिफ्ट मारा था, इनकी आइडियोलॉजी शिफ्ट होगी। एक तरफ तो ये बहुत सारी पावर के लिए लड़ रहे थे, लीडरशिप चाहिए इन्हें, राज करना है सोसाइटी के ऊपर, और यही ये चाहते थे कि वर्ल्ड के ऊपर इनका राज हो, पावर मिले, सब कुछ मिले, ठीक है, ये वर्ल्ड पावर बन जाए, ये सुप्रीम पावर बन जाए। और दूसरी तरफ जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, इन्होंने शिफ्ट कर दिया और कह दिया कि अब तो हम डेवलपमेंट के रास्ते पे चलेंगे और अपना पीस के रास्ते पे चलेंगे। यूनाइटेड नेशंस बनाया, वर्ल्ड बैंक बनाया, और इनके थ्रू भी आप देखोगे कि यूरोप, अमेरिका, ऐसे ऐसे देशों ने अपने आप को यूएन के जो काउंसिल्स होते हैं उनमें सबसे टॉप पे रखा हुआ है। अब वो पहले जब वर्ल्ड वॉर वगैरह जीती गई थी ना, तब उस टाइम पे जब हुई थी, तब वो थे, एक मान लीजिए उस टाइम पे सिर्फ वो अपना फिजिकल फिजिकल फोर्स लगा रहे थे, है ना। अब जब वो ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या नॉर्दर्न बेस्ड एजेंसीज वगैरह बनती हैं, इनके थ्रू वो इंटेलेक्चुअली खेल रहे हैं, अब वो अपना माइंड लगा के लोगों को, देशों को बांध के रख रहे हैं अपने अंडर। तो अब ये सब कुछ आप बेसिकली आप देखोगे तो ये बेसिकली ये आपको बेसिस पता होना चाहिए कि कहाँ से चीजें इवॉल्व हो रही, ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं, अपने वापस ट्रैक पे आते हैं। तो ये जो सारे थ्योरिस्ट आपने पढ़े ऊपर, ये इनका जो काम था, इन्होंने जो अपनी थ्योरीज दी, ये ज्यादातर सेंट्रिक थे, ज्यादातर अपने एक तरीके से इनका जो मेन मोटिव था, फिर ज्यादा किस तरफ क्लोजली रिलेटेड थे, वो थे अपने नॉर्दर्न डेवलपमेंट एजेंसीज की तरफ।
ये अपनी उन्हीं बनाई हुई एजेंसीज जो डेवलपमेंट के नारे लगाते हैं उनके तरफ ये अट्रैक्टेड थे, उन्हीं के ऊपर इनका फोकस था. It focuses more on self-affirming ideologies of North rather than giving insights of rest of the world. इन सारी एजेंसीज का क्या फोकस था कि वो सिर्फ अपनी आइडियोलॉजीज को सही मानते थे डेवलपमेंट को लेकर. ठीक है, इन्होंने बाकी दुनिया को या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कंसीडर नहीं करा, वहां की पर्सपेक्टिव को नहीं समझा. ठीक है, रिजल्टेंट क्या हुआ कि पोस्ट असर क्या दिखा कि पोस्ट डेवलपमेंट जब शुरू हुई उसके बाद का जो सफर था उसमें जो स्कॉलर्स आए जो बेसिकली अभी हमारे रिसेंट टाइम्स के माने जाते हैं, they hold the viewpoint that development has less to do with human improvement. इनका कम जो फोकस रहा है वो ह्यूमन इम्प्रूव, उनके हिसाब से, इनके मुताबिक डेवलपमेंट ह्यूमन इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट तो ह्यूमन कंट्रोल और डोमिनेशन के ऊपर बेस्ड है कि आप कितना लोगों पर कंट्रोल कर सकते हो, आप कितना अपना डोमिनेशन चला सकते हो, वो डेवलपमेंट को दर्शाएगा, ना कि ह्यूमन इम्प्रूवमेंट को. ठीक है, इनका ज्यादातर फोकस ह्यूमन डोमिनेशन रहा, ना कि ह्यूमन इम्प्रूवमेंट. ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिखेगा कि नेगेटिव साइड दिख रही है जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ इनिशियल फेजेस में, कैसे इनका पर्सपेक्टिव रहा था. एक और जो अपने रहे अपने जो थ्योरिस्ट वो थे एस्टीवा ने एक नैरोअर मतलब एक छोटा व्यू पॉइंट शेयर करा डेवलपमेंट के बारे में. एक बहुत ही मामूली से स्तर तक उन्होंने अपनी बात को रखा. अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट इज बेसिकली अ प्रोजेक्ट. इनके अनुसार डेवलपमेंट जो कि असलियत में एक प्रोसेस है, वो एक प्रोजेक्ट माना गया, डायरेक्टेड बाय यूएस यूनाइटेड स्टेट्स जैसी पावर्स इन एन एफर्ट टू कंसोलिडेट, कंबाइन करना, मर्ज करना, इंटीग्रेट करना इट्स इंक्रीजिंग हेजेमनी. मतलब देखिए, यही बात जो मैंने आपको बताई थी वही बात ही बोल रहे हैं कि एस्टीवा ने कहा कि डेवलपमेंट तो एक तरीके का प्रोजेक्ट है जो यूएस जैसे जो देश हैं, जो बेसिकली पूरे एरियाज हैं, वो चला रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि इन एन एफर्ट वो चाह क्या रहे हैं, टू कंसोलिडेट करना, मतलब कि मर्ज करना, कंबाइन करना, इकट्ठा करना, बेसिकली उसको पूरा एक समराइज कर देना किस चीज को, इट्स इंक्रीजिंग हेजेमनी. क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद, एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या हुआ कि यूएस की पावर हो गई इंक्रीज, क्योंकि हिटलर वगैरह अपने सब जो है एक तरफ हो चुके थे. यूएस की पावर हो गई अच्छी, ब्रिटिशर्स वगैरह की, इंग्लैंड, सारी जगह की इन सब की पावर हो गई बहुत ज्यादा इंक्रीज. तो अब इन्होंने क्या करा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन्होंने डेवलपमेंट का अपना एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया. प्रोजेक्ट इस डेवलपमेंट की आड़ में, डेवलपमेंट के बेसिस पर वो बेसिकली अपनी जो इंक्रीजिंग पावर है, इंक्रीजिंग हेजेमनी है या लीडरशिप है, जो उनका इंक्रीज फेयर है, तो उसको बेसिकली वो मर्ज करना चाहते थे, कंसोलिडेट करना चाहते थे, वो बेसिकली अपना असर छोड़ना चाहते थे. इसीलिए उन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह बनाई और अपनी पावर को उसके थ्रू अब जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी. ठीक है, अब हम मेन बात पे आते हैं. अब तक जो हमने समझा कि डेवलपमेंट को इकोनॉमिक के सेंस में कैसे ले सकते हैं, डेवलपमेंट नॉर्म में बेस्ड कैसे हो सकता है, नॉर्मेटिव कैसे हो सकता है, डेवलपमेंट के ऊपर कौन कौन से ने क्या क्या बातें कही और कैसे कैसे डेवलपमेंट को देखा गया है, ये अब तक हमने देखा है. ठीक है, एक तरीके से हमने पूरा व्यू पॉइंट समझा है, हिस्ट्री समझी है कि कैसे डेवलपमेंट उभरा. अब हम समझेंगे डेवलपमेंट का मीनिंग. डेवलपमेंट का जो मीनिंग है डिक्शनरी के हिसाब से, डिक्शनरी जो अपना आइडिया शो करता है कि डेवलपमेंट इज बेसिकली अनफोल्डिंग, ग्रोथ या फिर ब्रिंगिंग आउट द पोटेंशियल दैट इज लेटेंट इन समथिंग एंड नीड्स टू बी डेवलपमेंट. बेसिकली अपने पोटेंशियल को निखारना, अपनी ग्रोथ को शामिल करना, इस सब को जो है डेवलपमेंट बोला गया बाय डिक्शनरी. ठीक है, जो अपनी डिक्शनरीज होती है उनके हिसाब से व्यू पॉइंट है. फॉर द लास्ट हाफ सेंचुरी, पिछले आधे सेंचुरी से क्या हो रहा है अगर आप देखो तो, एज अ पब्लिक पॉलिसी मतलब जनता के हित में अगर आप देखो तो डेवलपमेंट को
समझा गया है, कन्फाइंड रखा गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन तक, कोर कंट्रीज के थ्रू, जो ये बहुत ही ज्यादा सुप्रीम या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज मानी जाती है, इनके थ्रू डेवलपमेंट को जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन तक रखा गया पिछले हाफ सेंचुरी में। पिछले 50 वर्षों में अगर आप देखा जाएगा तो आप देख लीजिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को ही मेन मुद्दा समझा गया, मेन फोकस समझा गया डेवलपमेंट के अंदर, और इसको जो है लिमिट, एक अंतिम लिमिट समझा गया, एक नेक्स्ट लेवल समझा गया लेस डेवलप्ड कंट्रीज के अकॉर्डिंग। ये वो कंट्रीज हैं जो एक टाइम पे कॉलोनियल रूल में रही, जो एक तरीके से एक राज के अंदर रही बाय मतलब ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड, यूएस वगैरह, इनके थ्रू जब वो बेसिकली एज अ कॉलोनियल स्टेट रही। तो लेस डेवलप्ड कंट्रीज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मतलब एक बहुत ही आउटर लिमिट है जिनको उन्हें अचीव करना है, और कोर कंट्रीज के अकॉर्डिंग जो ये पावरफुल कंट्रीज हैं, जो मेन कंट्रीज मानी जाती है, इनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट जो है एक पब्लिक पॉलिसी है जो बेसिकली सीमित है इंडस्ट्रियलाइजेशन तक। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा। और देखते हैं, डेवलपमेंट इज अनडाउटली वास्ट टर्मिनोलॉजी। डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टर्म है जिसका मतलब आप जितने ही तरीकों से समझने की कोशिश करो उतना ही वो एक्सपैंड होता जाएगा। डेवलपमेंट के अंदर आपका मटेरियल और नॉन मटेरियल थिंग्स सब कुछ इंक्लूडेड है। डेवलपमेंट साइक्लिकल हो सकता है, लीनियर हो सकता है, परसेप्चुअल हो सकता है। साइक्लिक मतलब घुमावदार, पूरा एक सर्कल, ठीक है। लीनियर मतलब सीधी सीधी भी हो सकता है डेवलपमेंट का मतलब, और ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। परपेचुअल मतलब कि कभी खत्म ना होने वाला एक डेवलपमेंट, एक पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है। फॉर सम के लिए डेवलपमेंट पार्शियल हो सकता है, आधा अधूरा हो सकता है, प्रीजुडाइसल हो सकता है, मतलब उसके अंदर उनके प्रीजुडाइसेस, उनके जो बायसेस, उनके थॉट प्रोसेसेस मिक्स है, और प्रॉब्लमैटिक, जिसके थ्रू बहुत सारी प्रॉब्लम बेसिकली स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा भी होता है और कुछ लोगों के लिए कुछ ही इस पर्सपेक्टिव का भी हो सकता है। स्टिल इट्स मीनिंग इज येट टू बी ड्रॉन बाय डिफरेंट सोसाइटीज। अलग अलग समाज के थ्रू डेवलपमेंट का मतलब अभी तक भी नहीं समझ पाया है कोई भी अच्छी तरह, मीनिंग नहीं समझ पाए हैं, बस उनको समझ रहे हैं कि डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लोग क्या समझते हैं, ठीक है। फ्रॉम इनिशियल स्टार्टिंग से ही इट हैज बीन कंसेंट्रेटेड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। शुरुआत से ही डेवलपमेंट को ज्यादातर इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जोड़ा गया है, बट विद टाइम, टाइम के साथ पर क्या देखा गया कि बहुत सारे स्कॉलर्स आए जिन्होंने डेवलपमेंट को कहा कि डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडेंड मल्टी डायमेंशनल टर्म और बेसिकली पूरा का पूरा प्रोसेस, ठीक है। डेवलपमेंट नीड्स टू बी एम्फसाइज्ड एट सोशल एनवायरनमेंट लेवल। डेवलपमेंट को जरूरी है कि वो सोशल एनवायरनमेंट लेवल पे लगाया जाए, उसका ज्यादा जोर वहां पे रखा जाए। सोशल यहाँ पर जो मतलब रखता है वो है कि कैसे, हाउ डेवलपमेंट बेसिकली ब्रिंग्स चेंजेस टू द लाइफ ऑफ पीपल। लोगों की लाइफ में डेवलपमेंट का क्या असर पड़ता है, how we need, basically there is a need to understand its organization, its impact, etc dimensions। कि डेवलपमेंट को समझना बहुत जरूरी है इस टाइम पे, सोशल लेवल पे तो सबसे ज्यादा, ठीक है। अब आगे चलते हैं और एक क्लियर कट जो मीनिंग इन्होंने लास्ट में आपको बताया है वो समझ लेते हैं। डेवलपमेंट इंडिकेट्स कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट। डेवलपमेंट का मतलब एक कॉन्टिन्यूअस, जो चलता रहेगा, नेवर एंडिंग है। प्रोग्रेसिव मतलब विकसित होता हुआ। इम्प्रूवमेंट मतलब सबको पता है एक टाइम के बाद आपके अंदर चेंजेस आएंगे जो अच्छे होंगे आपके लिए। इन वंस लाइफ, एक किसी की लाइफ के अंदर उनकी लिविंग कंडीशंस में अगर सुधार आता है तो उनकी मटेरियल पोजेशन, मतलब उनके पास जो हाथ में, उनके पास जो मटेरियल के टर्म्स में जो उनके पास उनकी जो बेसिकली कमाई है, आप देख लीजिए लैंड के फॉर्म में हो सकता है, मनी के फॉर्म में हो सकता है, और बहुत सारी एक्सेसरीज हो सकती है, ठीक है। आपका सामान, अलमीरा, कितना फर्नीचर है, कितना बेड है, कितना क्या है, सब कुछ मतलब इस सारे चक्कर में। एंड मेनी अदर ओवर्ट एंड कोवर्ट फैक्टर्स। ओवर्ट मतलब जो बाहर से दिख जाता है, कोवर्ट जो इंटरनल, बहुत सारे फैक्टर्स। तो डेवलपमेंट को जो है इस मीनिंग के सेंस में उन्होंने बताने की कोशिश करी है।
एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। इतना ही आज हमें मीनिंग को समझना था। इसके बाद वी वुड बी कमिंग विद आवर डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशंस के साथ नेक्स्ट पार्ट आएगा और फिर लास्ट एक और पार्ट आएगा, फिर ये यूनिट खत्म हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई कि आज या फिर कल सुबह तक मैं पोस्ट कर दूं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स अ लॉट, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।